हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स एट डैम्पी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपकी विज्ञान का 3rd चैप्टर चलेगा जिसका नाम है धातु और अधातु। तो चलिए देखते हैं उनके प्रश्नों को, आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कौन कौन से आ चुके हैं। तो इस चैप्टर में से आपके 5 अंक के क्वेश्चन आते हैं। अब चाहे वो किस तरीके से भी आ जाए, चाहे 1 या 2 और 2 नंबर करके आ जाए, या 1 3 नंबर का आ जाए, 1 2 नंबर का आ जाए, किसी भी प्रकार से आ सकता है। 5 नंबर का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। क्या क्या आ सकता है देखिए। पहले हम पढ़ेंगे सही विकल्प, टिक मार्क। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया? मतलब कि धातुओं का कौन सा गुण नहीं है इनमें से? विद्युत संचालन, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसमें तो कोई वो चांस ही नहीं है इसका बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरा ध्वनिक प्रकृति, इनकी ध्वनिक प्रकृति भी होती है, मतलब कि ये कैसे होते हैं, सोनेरस होते हैं ये। इनकी ध्वनि की प्रकृति होती है इनके पास। चमकहीनता, ये ऑप्शन गलत है आपका। चमकहीनता ये गलत है। इसमें क्या है, ये बहुत चमकदार होते हैं। जो आपके सारे मेटल्स होंगे ना, धातु, वो सबके सब चमकदार होते हैं। ठीक है, जो अधातु होते हैं वो नहीं चमकते हैं। नेक्स्ट तन्यता, और वो बहुत तन भी जाते हैं, मतलब कि आप उनको कितना भी खींच लो। गोल्ड की कोई चीज़ है, जब उसको गलाते हैं, उसका तार बनाते हैं ना, तो आप एक छोटे से हिस्से को भी उसको बहुत लंबा खींच सकते हो। तो ये तन्य भी होते हैं। ठीक है, मतलब डक्टाइल। तो इसका आपका आंसर क्या हो गया? चमकहीनता। दूसरे पे चलते हैं। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, क्यों? चांदी की वस्तु है तो एजी होगा, प्लस वस्तुएं कब काली पड़ती हैं? जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं। ऑक्सीजन, तो आपका क्या बनेगा? ये सिल्वर ऑक्साइड। क्या बन गया बेटा? ये आपका सिल्वर ऑक्साइड। तो ये किस कारण होता है? आपके सिल्वर ऑक्साइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? एक ही अधातु ऐसी है जिसमें चमक होती है, वो है आपकी आयोडीन। ये है तो आयोडीन क्या है? आपकी अधातु है, लेकिन इसमें चमक होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? उभयधर्मी का मतलब होता है बेटा क्षार और अम्ल दोनों प्रकार से ऑक्साइड बना सकती है, चाहे उसमें एसिड ले लो या उसमें बेस ले लो। और वो सिर्फ आपकी ये है एल्युमिनियम। इसमें एक आध और है, जैसे कि एल्युमिनियम है, आपकी जिंक है, जिंक भी आपकी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। टिन, ये 4 5 है, इनको याद कर लेना। जिंक है, टिन है, एल्युमिनियम हो गया आपका, और बेरिलियम भी होती है, और आपका लेड। ये जो 5 आपकी धातुएं ना, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होती हैं, याद रखना। ठीक है, इन 5 में से कुछ भी पूछ लिया जाएगा, या इनमें से 4 ऑप्शन देके आपको एक कैल्शियम या सोडियम कुछ दे दिया जाएगा, तो ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है। ठीक है, दोनों तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? पारद अवयव मतलब इसने पूछा देखो मिश्र धातु, पहले तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया मिश्र धातु पे। क्यों? पीतल, कॉपर, स्टील सब अलग अलग है। एक मिश्र धातु इसमें क्या है? सिर्फ अमलगम। और इसमें क्या होता है? पारद अवयव होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? पारा होता है और चांदी होती है। अमलगम में पारा और चांदी होती है। ठीक है, याद रखना ये बात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? जो आपकी ठोस धातु, जो आपकी वो धातु होती है ना, वो तो आपकी सारी ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं। लेकिन अधातु आपकी हर तरीके की होती है, ठोस भी होती है। ठोस धातुएं आपकी कार्बन है और सल्फर है, ये बात याद रखना। ठोस धातुएं आपकी 2 हैं, कौन कौन सी? अधातु कार्बन और सल्फर। नॉन मेटल आपके कौन कौन से हैं? सॉलिड कार्बन और सल्फर। और लिक्विड कौन से हैं आपके? ब्रोमीन। और गैस में कौन कौन सा आता है? क्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों आपके सॉलिड हैं, ये दोनों आपके गैस हैं, और ब्रोमीन आपकी लिक्विड में आ जाती है। ये अधातुएं हैं, लेकिन ये सब प्रकार की होती हैं धातुएं। तो इसने पूछा है द्रव, द्रव कौन सी धातु है? आपकी ब्रोमीन। ठीक है, नेक्स्ट, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? जब भी जल के साथ क्रिया होगी, जब भी धातु क्रिया करेगा, पहले भी बताया है, अगर आपका मेटल क्रिया कर रहा है उसके साथ, जल के साथ, ठीक है, तो क्या होगा? उसमें H आयन निकलेगा हमेशा। तो इसमें आपको क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। देखो जैसे कि एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं आपको। मैंने कोई भी धातु ले लो, आप Na ले लो प्लस H2O। ठीक है, तो मैंने बना दिया NaOH प्लस कौन सी इसमें गैस उत्सर्जित हो गई? H, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके कुछ खाली स्थान है।
मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। वेल्डिंग के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है? सोल्डर की। ठीक है, मिश्र धातु सोल्डर का उपयोग करके विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए यूज में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे के रंग पर पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है। आपने देखा होगा लोहे की चीजें होती हैं घर में, तो अगर आप उनमें पेंट ना करो तो वो ऐसे उनमें जंग लग जाती है ना। क्यों लग जाती है? क्योंकि देखो लोहे की चीजें Fe+ आयरन होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है वो FeO, आयरन ऑक्साइड बना देती हैं, तो जिससे कि आपके लोहे की चीज़ों पर क्या होता है? जंग लग जाती है। तो आपका आंसर क्या है? आयरन ऑक्साइड। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? धातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। अधातुओं के समांगी मिश्रण को आप मिश्र धातु नहीं कह सकते। ठीक है, मेटल्स के साथ जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, कहीं यहाँ पे अधातु आ जाए और आप भी मिश्र धातु कर दो, ऐसे नहीं होता है। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोह क्रम में व्यवस्थित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? आपकी एक वो थी, मैंने आपको एक पहले क्लास में कराई थी, श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी, मतलब क्रिएटिव, इनकी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, आपके जो आपके रिएक्टिव एलिमेंट हैं उनको एक आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे पहले Na के इस तरीके से, ये मोर रिएक्टिव है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से एक सीरीज है, वो इसमें भी आगे आ जाएगी, मैं आपको दिखा दूंगी। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी, क्रिएटिव होती हैं ज़्यादा, जो जल्दी से क्रियाशील हो जाती हैं, जो जल्दी से हर किसी के साथ क्रिया कर लेती हैं, जिसमें कि सोडियम और पोटेशियम सबसे ऊपर आती हैं। ठीक है, सही जोड़ी, सभी धातुएं आपकी कैसी होती हैं? विद्युत की चालक होती हैं। एनोडीकरण कौन है यहाँ पे? एल्यूमिनियम है। सोडियम, सोडियम को आप मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्यों रखते हैं? वो कल मैंने बताया था उसमें अपनी क्लास में। कार्बन धातु, कार्बन धातु क्या है? कार्बन धातु के बहुत सारे अपर रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि कार्बन हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, बहुत सारे होते हैं उसके अपर रूप कार्बन के। तो चलिए एक वाक्य में उत्तर देते हैं। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाएगी? मरकरी। कौन सी है बेटा? मरकरी। ये अपवाद जो होते हैं ना वही ज्यादातर आते हैं। दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। अभी बताया था मैंने, सबसे तेजी से अभिक्रिया कौन करते हैं? आपके सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया 2 बार आ चुका है और देखो इस वाली क्लास में भी आ गया, तीनों चैप्टर में आ गया। ये एक्वारेजिया किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल से। तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो बेटा इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है? आयनिक यौगिक, आयन आपको पता है क्या होते हैं? हमारे प्लस और माइनस चार्ज। जब एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं ये एक दूसरे को, तो इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है, देखो ये रहा, अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण। ठीक है, अमलगम का एक उदाहरण, अमलगम का अभी मैंने उदाहरण बताया था आपको, विश्व धातु किस किस की? चांदी और पारा की। ठीक है, पारा व चांदी का मिश्रण क्या होता है? आपका अमलगम धातु का एक उदाहरण है। नेक्स्ट, सत्य असत्य चुनिए। सोडियम अति क्रियाशील धातु है, सही बात है, अभी बताया था, बहुत मोर रिएक्टिव है ये। दो अधातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, गलत। अधातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु नहीं कहेंगे, धातुओं के मिश्रण को कहेंगे। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, सही। धातुओं के ऑक्साइड क्षार होंगे और अधातुओं के ऑक्साइड अम्ल होंगे। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड क्या होंगे? आपके क्षार होंगे। जैसे धातु मैंने कोई ले ली, Na ले लिया, उसकी मैंने ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करा दी, तो वो क्या बनाएगी? NaOH, क्षार हो जाएगी, वो क्षार बनाएगी। ऐसे ही कोई अधातु ले लेंगे आप, जैसे N ले लिया और उसको हमने ऑक्साइड के साथ जैसे H2O ही ले लिया हमने, तो ये क्या बनेगा? N के साथ नहीं, Cl के साथ करा सकते हैं, Cu के साथ। ठीक है, नेक्स्ट 14 देखते हैं। पहले, स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, गलत, इसमें तांबा नहीं मिला होता है। फिर वो तांबा मिल जाएगा तो उसमें स्टील कैसे रहेगी? वो, इसकी मिश्र धातुएं अलग होती हैं। ठीक है, और ये हमारा
धातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय होते हैं ये या फिर उदासीन होते हैं। जैसे कि धातु मैंने ले लिया Al प्लस H2O ले लेती हूँ, तो ये क्या बनेगा आपका Al2O3। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 3 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, तो देखो ये आपका उदासीन बन गया। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, अभी थोड़ी देर पहले आया था। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। तो दो उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं अभी बताया था मैंने, जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं, वो क्या होते हैं आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, और बेरिलियम बताया था मैंने, लेड भी बताया था, पीबी टिन बताया था। ठीक है, आगे चलें, कारण बताना है इन सब का। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि आपका प्लेटिनम, सोना और चांदी ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में बहुत कम आते हैं। ये आपने देखा होगा, लोग सोने की चीज़ें पहनते हैं, चांदी की पहनते हैं, वो हमेशा वो ऑक्सीजन के संपर्क में ही रहता है, लेकिन वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखो प्लेटिनम, सोना एवं चांदी अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं ये, तथा इनका संक्षारण नहीं होता। इनका संक्षारण नहीं होता, संक्षारण मतलब कोराइजन, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर क्यों किया जाता है, कि तेल के अंदर इन्हें क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये तीनों इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में जरा भी आ गए ना तो आग लग जाती है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम अति क्रियाशील धातुएं हैं और वायुमंडल की आर्द्रता से भी क्रिया कर सकती हैं। सोडियम को आप खोल के रख दो, मिट्टी के तेल से बाहर निकाल के किसी डब्बे में रखा है तो मतलब वो ऐसे खराब हो जाती है, नमी आ जाती है उनमें, और उसको अगर बिल्कुल ही बाहर खुला छोड़ देंगे तो उसमें आग भी लग जाती है। ठीक है, इसलिए इनको हम किसके अंदर रखते हैं, मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं, ताकि ये नमी के संपर्क में ना आए। ठीक है, नेक्स्ट चलें। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं। क्यों? इस्पात इस्पात क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है, और मिश्र धातु का उपयोग कभी भी गर्म जल के टैंक बनाने में यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका यूज करते हैं इसमें तांबे का। तांबा जो है इस्पात से अधिक ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं। क्यों? क्योंकि इस्पात बेटा एक मिश्र धातु होती है। ठीक है, आगे चले। आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? आपने देखा जैसे घर में तांबे के बर्तन होते हैं कुछ, जैसे पूजा करते हैं मम्मी वगैरह पापा वगैरह, तो उसको जब वो गंदा हो जाता है, आपने देखा होगा उस पर परत सी जम जाती है। तो परत किस चीज़ की होती है बेटा? वो परत क्षार की होती है, OH परत वो किसकी होती है? क्षार की होती है। ठीक है, और नींबू और इमली से उसको क्यों साफ करते हैं? क्योंकि नींबू और इमली आपके कैसे होते हैं? खट्टे, और खट्टी चीज़ क्या होती है? एसिड। तो जब एसिड और क्षार मिलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो न्यूट्रल हो जाते हैं, तो जो आपका जल का लोटा है वो कैसा हो जाता है? साफ हो जाता है उनसे। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। तांबे के बर्तनों पर क्षारकीय ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण वे मलिन हो जाते हैं। नींबू या इमली अन्य खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, जो क्षारकीय परत से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देता है। अभी मैंने भी यही बताया था। ठीक है, और उसे हटा देता है तो बर्तन चमकने लगते हैं, इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में प्रभावी हैं। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 पर। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे भाप के साथ आयरन। भाप क्या है? पानी है, तो मैंने आयरन ले लिया Fe प्लस H2। तो धातुओं के साथ क्या बनाएगा? वो धातु ऑक्साइड बनाती है, FeO बनाएगा ये। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप Fe3O4 कर सकते हैं, इसको 3 लगा दीजिए, इसको यहाँ पे आप 4 कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या निकल गया? 4H2, ऑक्सीजन हमारी हाइड्रोजन गैस निकल गई। दूसरा, जल के साथ कैल्शियम या पोटेशियम की क्रिया करा दो। मैंने पोटेशियम ले लिया, या कैल्शियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम के ले लिया। देखो इसने कैल्शियम की तो करा रखी है, तो CaOH बन गया। मैं के की करा देती हूँ H2O के साथ, तो KOH बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। हमेशा याद रखना, धातुओं के साथ जब भी अब जल की क्रिया कराओगे तो धातु ऑक्साइड ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, भर्जन और निस्तापन। ये दो क्वेश्चन अंतर में भी आ जाते हैं कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। इनमें सिर्फ एक ही अंतर है कि जो आपका भर्जन होता है उसमें सल्फाइड वर्ड को याद रखो, और निस्तापन में आप कार्बोनेट वर्ड को याद रखो। भर्जन में S और इसमें निस्तापन में C। ठीक है,
भर्जन क्या होता है? जो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार की हम क्या कहते हैं? भर्जन। सेम टू सेम यही है निस्तापन। कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? निस्तापन। भर्जन और निस्तापन में एक एक वर्ड का फर्क है। भर्जन में किस चीज को अधिक ताप पर गर्म करते हैं? सल्फाइड को। और निस्तापन में कार्बोनेट को। ठीक है, आगे चलें। चलिए, सोनोरस। सोनोरस मैंने भी आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले। क्या है सोनोरस? ध्वनि वाली चीजें होती हैं। सोनोरस मतलब जो चीजें किसी कठोर सतह से टकरा जाए तो वो ध्वनि करती हैं। ये सोनेरस आपकी क्या है? ये मेटल्स का एक गुण है। ये सोनेरस, ये एक मेटल का गुण है, धातु का। वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वे ध्वनि करती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सोनेरस कहते हैं। जैसे कि मंदिर के घंटे हैं, स्कूल की घंटी का धातु है। ठीक है, नेक्स्ट चले, 3 अंक के प्रश्नों पर चलते हैं। एक यौगिक एवं एल्यूमिनियम का प्रयोग रेल लाइनों को जोड़ने में काम में लाया जाता है। देखो, इसने बोला है कि एक कोई यौगिक है, उसका मुझे पता नहीं है, उसका इसने नाम दे दिया एक्स, और दूसरा बोल दिया दूसरा यौगिक है आपका एल, एल्यूमिनियम का प्रयोग रेल लाइनों को जोड़ने में। अब आपने देखा है जो रेल लाइन होती हैं, आपकी जो पटरियां होती हैं, वो किस चीज़ की बनी होती हैं? लोहे की बनी होती हैं, आयरन। तो कॉमन सेंस की बात है, जब उसने रेल लाइन बोला है तो आपको खुद ही पता चल जाना चाहिए क्या है, एफ ही होगा। आयरन है तो एफ ही होगा, और जहाँ पे रेल लाइन है, खुली जगह है, तो उसको ऑक्सीजन तो मिलेगी। तो इसका फॉर्मूला आपका सीधी सी बात है, Fe2O3 बन गया, अपने आप ही बन गया। और प्लस इसने बोला है कि एल्यूमिनियम के साथ क्रिया कराइए, तो आपका इसने यौगिक का नाम पूछा था, तो कोई यौगिक का नाम क्या हो गया आपका? Fe2O3। इस अभिक्रिया का नाम पूछा है इसने। ये जो हम अभिक्रिया करेंगे, इसको, ये अभिक्रिया कैसे होगी हमारी? इसमें से हमारा क्या होगा? ये जो Fe जो होगा वो O को रिप्लेस करके Al को दे देगा, तो हमारा बनेगा Al2O3। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं Al के आगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लस 2Fe। तो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है बेटा? इस अभिक्रिया को हम थर्मेट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मेट अभिक्रिया। ठीक है, तीसरे में इसने पूछा इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मैं आपको लिख के बता चुकी हूँ, ये रहा। ठीक है, आ गया समझ में सबको? बहुत इजी है। अपर रूप क्या है? अपर रूप अभी 2 मिनट पहले ही बताए थे मैंने। अपर रूप क्या? कार्बन की अधातु है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, मतलब कि वो काफी रूपों में है। कार्बन क्या है? काफी रूपों में दिखाई देती है आपको, जिसे हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। कार्बन का जो प्रत्येक रूप है ना, उसे हम सीधी सीधी लैंग्वेज में अपर रूप कहते हैं। जैसे कि हीरा। हीरा क्या? कार्बन का एक अपर रूप है। यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। इसका क्वथनांक और गलनांक बहुत ही अधिक होता है। कार्बन का एक और अपर रूप है ग्रेफाइट। इसका एक और अपर रूप है जिसे हम फुलरीन कहते हैं। फुलरीन, ये भी कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, 2-4 हैं जो कार्बन के अपर रूप हैं। अपर रूप का मतलब होता है कि वो हर चीज में होता है थोड़ा थोड़ा कार्बन उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, एनोडीकरण क्या है? आपका एनोडाइजिंग क्या है? एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर जब मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत से संक्षारण से बचाती है। जो आपका एल्यूमिनियम देखा होगा आपने, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इसको बाहर आप ऑक्सीजन में रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है। Al2O3 तुरंत बना लिया इसने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तुरंत बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हम इस पे परत चढ़ा देते हैं ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। तो ये जो Al2O3 बना है आपका, वो नहीं बनेगा। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। इसे हम एनोडाइजिंग कहते हैं। ठीक है, एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है। क्या है बेटा? एनोडीकरण। जो एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत बन जाती है ना मोटी, उससे हम एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए। गुण लिखने हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक आपको पता है जो चार्ज होते हैं, आयन होते हैं, प्लस माइनस। पहली बात तो इनका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को ये रिएक्टिव होते हैं, एक दूसरे को ये आकर्षण करते हैं अपनी तरफ, एक दूसरे को, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, ये जल में तो घुलनशील है लेकिन कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। तीसरा, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के। मिश्र धातु क्या है? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिलाया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी अभी दो थोड़ी देर पहले आई थी, चौथे पांचवें क्वेश्चन में आई थी ऊपर। अभी सक्रियता श्रेणी मैंने आपको बताई थी, सबसे मोर रिएक्टिव क्या है? के। आरोही क्रम में बोला था ना उसने, के सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, है ना। तो सबसे अधिक क्रियाशील आपकी कौन सी होती है? पोटेशियम। उसके बाद आती है आपकी सोडियम। देखो पहले आपकी आ गई पोटेशियम, ठीक है, फिर आपकी ये आ गई सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, ये घटती चली गई जिंक से, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, नेक्स्ट सिल्वर और गोल्ड। अब ये ऊपर एक कोई, ये नीचे इस तरीके से होती है। यहाँ पे मोर रिएक्टिव हो गई पोटेशियम, उसके बाद बीच में आपका ये आ जाता है आयरन वगैरह, ये थोड़ी कम रिएक्टिव हो गई। सबसे कम रिएक्टिव होती है हमारी गोल्ड। तभी तो आपने देखा होगा गोल्ड बहुत जल्दी, बहुत कम खराब होता है हमारा, हम लोग पहनते रहते हैं उसको, गोल्ड की चीज़ों को, तो उस पर थोड़ी ना एक दिन के अंदर अंदर परत जम जाती है, नहीं, नहीं जमती है। इसीलिए सिल्वर की, गोल्ड की, इन सब के आभूषण भी बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी आया था, ठीक है, इसीलिए बनाए जाते हैं। धातुओं के प्रमुख भौतिक गुण धर्म लिखिए। धातुओं के गुण बहुत सारे होते हैं। धातु कैसी होती है? ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं। धातु स्ट्रॉन्ग होती हैं, कठोर होती हैं। धातु धातु आपकी लचीली होती हैं। धातु हमारी लचीली होती हैं, तन्य होती हैं, डक्टाइल। धातु हमारी तन्य होती हैं, डक्टाइल भी होती हैं। धातु हमारी सोनोरस भी होती हैं, ध्वनि युक्त भी होती हैं, ठीक है। और ये गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की धातुएं। और धातुएं एच आयन देते हैं मोस्टली। ये एच आयन अपनी, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दे देते हैं, तो इन पर प्लस चार्ज होता है, ठीक है। और देख लीजिए, इतने सारे तो मैंने बता ही दिए, और नहीं पता है तो मेरी एक क्लास उसमें आप देख सकते हैं। ये ऊष्मा में विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं कठोर होती हैं। धातुएं ध्वनिक होती हैं। देखो इसमें दे रखा है धातु और अधातु में क्या अंतर है। मैंने एक 10 मिनट की क्लास बना रखी है, धातु और अधातुओं में अंतर। उसमें इस तरीके से समझाया आपको कि 10 मिनट की क्लास है, सिर्फ 10 मिनट में आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उसमें मैंने पूरा समझाया उसको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ठीक है। देखो इनकी चमक, धातुओं में मैंने अभी बताया था, धातुओं में चमक होती है, वो कठोर होती हैं, और उनमें चादर बनाने का भी गुण होता है। वो तन्य होती हैं, लंबी हो जाती हैं, वो गुड कंडक्टर होती हैं, वो ठोस होती हैं, उनका उच्च घनत्व होता है। और धातुओं में ना तो उनमें चमक होती है, ना वो कठोर होती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, और इनमें तार बनाने का भी गुण नहीं होता है। ये कुचालक होती हैं, इनमें चालक नहीं है ये। और इनमें बेटा ये जो है ना, ये जो कोष्टक में लिखे हैं, ये क्या है आपके? ये आपके अपवाद हैं। सोडियम और पोटेशियम आपके कठोर नहीं होते हैं। इसमें इसमें अधातु क्या होती हैं आपकी? नरम होती हैं। लेकिन हीरा इसमें क्या होता है? ऐसा है हीरा जो कठोर होता है, तो इसमें ये अपवाद है, ठीक है। नेक्स्ट अधातु। अधातु ऐसी होती हैं आपकी जिनमें चमक नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन में चमक होती है, ठीक है। अवस्था, ये तो सारे ठोस ही होते हैं एक पारा को छोड़ के। अधातु जो होती हैं आपकी सारी ठोस होती हैं, सिर्फ एक पारा को छोड़ के। पारा आपका द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो अधातु होती हैं आपकी वो ठोस भी हैं, द्रव भी हैं, गैस भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ठोस कौन कौन सी होती हैं? कार्बन और सल्फर। द्रव कौन सी आपकी? ब्रोमाइन। और गैस कौन सी आपकी? क्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है। घनत्व इनका ज़्यादा होता है, इनका कम होता है। नेक्स्ट गलनांक और क्वथनांक भी अधिक ही होगा। जब घनत्व ज़्यादा है, ठोस है, तो उनका क्वथनांक और गलनांक तो उच्च ही होगा, ठीक है। और इनका क्वथनांक, गलनांक कम होता है कार्बन को छोड़कर। अब इन्होंने बोला कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में 4 अंतर बताने। किसके आधार पर? रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। तो रासायनिक गुणधर्म में जो धातु होती है वो आपकी कैसी होती है? अपचायक होती हैं। और अधातु कैसी होती हैं आपकी? उपचायक होती हैं। दूसरा, इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, क्रिया करके Na+H2O करके। तो ये जो धातुएं होती हैं वो जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं, जो कि आपके क्षारीय होते हैं। NaOH, देखो ये क्षार है, ठीक है, OH। इसी प्रकार ये जो आपकी अधातुएं होती हैं ये ऑक्साइड के साथ अम्लीय होती हैं या उदासीन होती हैं। इसका भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, Al करके प्लस इस तरीके से Al2O3, ये उदासीन है, ठीक है। ये अम्लों से अभिक्रिया करके पुनः हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। ये हाइड्रोजन देगी धातुएं, अभी बताया था। देखो जैसे Na+H2O,
तो हमारा NaOH बन गया और क्या दे दिया इन्होंने, H2 आयन दे दिया। ठीक है, और जो अधातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ क्रिया ही नहीं करती हैं। ठीक है, धातुएं क्या होती हैं आपकी, ये धनात्मक तत्व होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने जो धातुएं जो होती हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो देते हैं तो इन पे प्लस चार्ज हो जाता है। और अधातुएं क्या होती हैं आपकी, इलेक्ट्रॉन लेती हैं, तो उन पे हमारा माइनस चार्ज होता है। ठीक है, आज तक की वीडियो हमारी सिर्फ इतनी थी, और हमारे चैनल का नाम आप सब जानते हैं, टीचर्स अड्डा MP। आपको मेरे क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो, तरीका अच्छा लगा हो पढ़ाने का, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, या कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको यहाँ से आपके PDF नोट्स सब मिल जाएगा, 10th का 9th का, और क्वेश्चन पेपर, आपके सॉल्यूशंस, आपके कंसेप्ट जो आप देखना चाहें देख सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।